तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी चेयरमैन हैं आईएमसी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। किस तरीके की उम्मीदें वित्त मंत्री से, बजट से आपके सेक्टर को? देखिए, हम चेंबर में काफ़ी चर्चा करते हैं कि इस वक्त एग्रीकल्चर का बदलाव का टाइम है और जैसे आपने काफ़ी न्यूज़ में भी देखा होगा 2-3 साल में जैसे फार्मर का काफ़ी आंदोलन भी हुआ, पर ये बहुत महत्व की बात है कि गवर्नमेंट ये समझती भी है और वो जो निर्णय भी ले रहे हैं इस हिसाब से ले रहे हैं कि एग्रीकल्चर ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड हो, एग्रीकल्चर बिजनेस के तरह देखा जा सके और एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़े। तो हमारी यही आशा है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बिजनेस के हिसाब से इनकरेज करे। हरवीर सर, क्या आपको लगता है कि इस दिशा में लगातार हम काम भी कर रहे हैं? सर, एग्रीकल्चर को तो आप लगातार कवर करते हैं, एग्रीकल्चर सरकारों की फोकस में रहा है? देखिए, एग्रीकल्चर फोकस में तो रहा, लेकिन मेरा मानना है कि और ज़्यादा फोकस में लाने की ज़रूरत है। और आपका कोई भी अब ग्रोथ मॉडल का जो नया कॉन्सेप्ट है वो अल्टरनेट जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको एग्रीकल्चर सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल सोचना पड़ेगा जी, क्योंकि जिस तरह की हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी है, जो डिपेंडेंस है उसके ऊपर, जॉब क्रिएशन हो या लाइवलीहुड का इशू हो, और इवन अब तो इकोनॉमी में आप ये देखिए जो साइज है एग्रीकल्चर का, जो शेयर है पिछले 2 साल में, भले ही वो बाकी सेक्टर डाउन हुए उस वजह से हो, लेकिन एग्रीकल्चर लगातार ग्रोथ दे रहा है और उसका शेयर आपका 20% तक पहुंच गया है। तो इसलिए वहां से अगर आप बड़ा काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर आपको दिखेगा। बिल्कुल, हालांकि वहां भी दलील होती है कि जीडीपी में किसका कितना योगदान है और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है वित्त मंत्री के बजट भाषण की शुरुआत में। जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ होना चाहिए ये भी हम अपने खास पैनल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रोजगार पर फोकस करना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मनोज सर, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, आशीष जी बता रहे थे कि उनका सेक्टर किस तरीके की उम्मीदें कर रहा है। आपको लगता है कि एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ यूपी में चुनाव, पहले चरण का चुनाव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बजट से बहुत कम वक्त बचेगा, किसानों को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कुछ खास बड़े ऐलान हो सकते हैं? मेरे ख्याल से देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कुछ ऐलान तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हमारे सामने बने हमेशा ही होता है। लेकिन एक बात और है कि जैसे फार्म लॉस था, फार्म लॉस जब अनाउंस करे थे वो भी बजट में नहीं थे और जब उसको विड्रॉ किया वो भी बजट में नहीं था, बल्कि ये एक कोशिश की गई कि जब इलेक्शन हो या जब बजट हो उससे 3-4 महीने पहले उसको वो करे, विड्रॉ करे, ताकि ये एक सीधा सिग्नल ना जाए कि ये इलेक्शन को लेकर था। तो लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एग्रीकल्चर के लिए मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ होगा। आशीष जी, योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े थे अब से कुछ देर पहले। उन्होंने उम्मीद जताई वित्त मंत्री से कि जो पीएम सम्मान निधि है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की जानी चाहिए। एमएसपी का कानूनी प्रावधान होगा, इसका ऐलान भी वित्त मंत्री को इस बजट भाषण में कर देना चाहिए। आप लोग ऐसी कोई उम्मीद कर रहे हैं क्या? देखिए, हमारा तो ऐसा व्यू है कि अगर आप सब क्रॉप्स में एमएसपी करने लग गए और उसको लीगली मैंडेट किए, तो ये दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जिनके पास इतने पैसे हो कि वो प्रॉमिस को फुलफिल कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। सब इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, किसानों, गवर्नमेंट, तो पता ही है उन्हें कि हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए मार्केट ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये भी बात सही है कि किसानों के रिस्क कम करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें कर सकती है, जैसे एक्सेस टू लो कॉस्ट फाइनेंस, इंश्योरेंस स्कीम्स, मार्केट प्रमोशन स्कीम्स, जैसे गवर्नमेंट्स काफ़ी अभी एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज दे रही है। तो हमें ये बहुत ध्यान से ये चीज़ों पे
चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, आप करें कि एमएसपी हर फसल पर कानूनी रूप से लागू हो जाए, थोड़ा सा वित्त मंत्री के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन थोड़ा महंगाई का भी जिक्र करते हैं। हरवीर सर, कल का जो आर्थिक सर्वे सामने आया उसमें भी ये कहा गया कि देखिए जो मिसलेनियस खर्चे हैं उन्होंने थोड़ी मुश्किलें लोगों की बढ़ाई हैं, जिसमें ऐसे खर्चे जो तय नहीं है, जिसमें इंटरनेट का बिल हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम या बच्चों की घर में पढ़ाई के चलते टेलीफोन गैजेट्स पर जो खर्चा हो रहा है उसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। साथ ही साथ जो तेल है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर जो खाद्य तेल हो, इसने भी थोड़ा सा बजट बिगाड़ा है। क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री इन चीजों को थोड़ा एड्रेस कर सकती हैं? देखिए अनुराग, आपने सही कहा है। अगर हम इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें, एक तो जो WPI है और CPI है उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब वो धीरे धीरे ट्रांसलेट होता है CPI में और उसका इम्पैक्ट लोगों की जेब के ऊपर पड़ता है। और ये आपने जो खर्चे गिनाए हैं, देखिए आप लगाइए कि जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनका दाम किस तरीके से तेजी से बढ़ा है। अब इसमें सरकार को देखना पड़ेगा, ये पॉलिसी के लेवल पर ऐसा हुआ है या कहीं ना कहीं मार्केट में जो मोनोपोली या डुओपोली या 3 कंपनियों का अधिकार हो गया, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये, क्योंकि अब इंटरनेट जैसी जो सुविधा है उसको आप कोई लग्जरी है वैसा नहीं मान सकते, वो आपका रोजमर्रा में इस तरह से समाहित हो गया है जी। दूसरे आपने कहा जो फ्यूल है, खास तौर से जो सब महंगाई का सबसे बड़ा हिस्सा ईंधन से आ रहा है, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, आपका गैस हो, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो सस्ता हो गया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से क्रूड की प्राइसेस बहुत लंबे अरसे के बाद बहुत ऊंचे पर पहुंच गई है, वहां पर सरकार के पास एक ही विकल्प है, या तो वो टैक्स कम करे, और कोई रास्ता तो है नहीं क्योंकि हमें तो 80% से ज्यादा इंपोर्ट करना है। ठीक है। और जो फूड इन्फ्लेशन है उसका उसमें जो आपका फूड ग्रेन से नहीं आ रहा है, वो आपका आ रहा है एडिबल ऑयल से, पल्सेस से और आपका फ्रेश वेजिटेबल्स से। तो ये यहाँ पर वेजिटेबल में तो बहुत ज्यादा इंटरवेंट करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए कि ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है वो देश में ज्यादा हो। और मैं हमारे जो पहले पैनलिस्ट हैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, MSP आपको देना चाहिए। MSP को लीगल बनाने का ये मतलब नहीं है कि सारा प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। इंडस्ट्री को अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जब आप 19.5 रुपए का गेहूं खरीद करके 40 रुपए में आटा बेचते हैं, जिसमें जस्ट बहुत माइनर आप वैल्यू एडिशन करते हैं और कंज्यूमर के ऊपर उतना ही बोझ पड़ता है, और ये एक नहीं है, ये एडिबल ऑयल में भी ये स्थिति है, तमाम सारे फूड प्रोडक्ट्स में ये स्थिति है। तो आप क्यों नहीं एक मिनिमम प्राइस के ऊपर फार्मर से खरीद सकते? आप तो सुपर प्रॉफिट बना ही रहे हैं, ये सुपर प्रॉफिट रोकना चाहिए, न कि MSP की गारंटी को रोकने की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, संसद में जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है, मोहर लगा दी है बजट पर, और अब 20 मिनट का तकरीबन वक्त बचा है जब लोकसभा में बजट भाषण पेश होगा। आप किस तरीके की उम्मीदें करते हैं बजट को लेकर? आप अपनी राय साझा कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हैशटैग कीजिए और साथ में लिखिए बजट इंडिया का, हैशटैग बजट इंडिया का ट्वीट कीजिए। बताइए कि आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं देश के वित्त मंत्री से इस बार के बजट को लेकर। लेकिन मनोज सर, हम बात इन्फ्लेशन को लेकर कर रहे थे, महंगाई को लेकर कर रहे थे। हरवीर सर ने बताया कि देखिए जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका भी बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है, तब जबकि दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट मुहैया कराने वाला देश भारत भी है उन देशों की सूची में। आपको लगता है कि जो मिसलेनियस खर्चे हैं जिसने महंगाई को बढ़ाया है, इसको लेकर कुछ बात हो सकती है वित्त मंत्री के भाषण में? देखिए, ऐसा है कि जो इन्फ्लेशन है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे संसार में है, और उसके पीछे जो 2 बड़े कारण हैं वो ये है कि एक तो एनर्जी का कॉस्ट पूरे संसार में बढ़ा है, उसके पीछे जो जैसे कोल है, कोल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के दाम सारे बढ़ रहे हैं, और नया जो इन्वेस्टमेंट है कोल में जो आना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट अब जो नई जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उसमें सारा का सारा डाइवर्ट हुआ है। तो एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, कोरोना के बाद जो सप्लाई साइड जो बिगड़ी है उसके कारण भी पूरे संसार में अगर हम देखें इन्फ्लेशन बढ़ा है। और जो तीसरा बड़ा कारण ये है कि जो फिस्कल स्टिमुलस जो अभी जो कोरोना काल में जो सारे के सारे संसार में अपने में सरकारों ने दिए हैं, उसने भी एक इन्फ्लेशन को बढ़ाया है, और हमारा देश कोई उसमें एक्सेप्शनल नहीं है। और अगर हम देखें तो कई सारे कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी हो गया, US हो गया, हमारा इन्फ्लेशन कंपेरेटिवली उनके मुकाबले कम है। तो एक चीज़ तो ये है कि कोरोना के कारण जो भी डिस्ट्रप्शंस हुए हैं और या जो भी चेंजेस हुए हैं या फिर जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो है कि हमारे देश में अगर हम टेलीकॉम की बात करें या इस तरह की बात करें तो ये एक एसेंशियल सर्विसेज हैं। हरवीर ने अभी जैसे कहा कि ये टेलीकॉम सर्विसेज तो अब उसी तरीके से एसेंशियल है जैसे हमारे लिए अनाज है।
लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, अगर बाहर के देशों को कंपेयर करा जाए तो आज की डेट में भी उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। बहुत ज़्यादा कम से मतलब कि बाहर के देशों में जो प्राइसेस हैं उनके 1/5 या 1/6 के प्राइसेस हमारे उसमें हैं, लेकिन मोनोपोली सिचुएशन होने के कारण जो एग्जिस्टिंग जो 2 कंपनियां हैं या डिओपोली बोले तो उन 2 कंपनियों के हाथ में पूरी की पूरी पावर हो जाती है कि वो किस तरीके से प्राइस को रेगुलेट करें। ठीक है मनोज सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि देखिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी ग्रोथ है वो 8 से 8.5% रहेगी, बशर्ते कोरोना की जो महामारी है वो काबू में रहे, मानसून सामान्य रहे, तेल की कीमतें स्थिर रहें। $70 से $75 की बात की जा रही है, हालांकि अभी $91 प्रति बैरल के आसपास है। और चौथी बात, ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। इसमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है सर जो हमारे हाथ में हो, सब कुछ ग्लोबल है या फिर प्रकृति के हाथ में है। आपको लगता है ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी 8 से 8.5%? मेरे ख्याल से मेरे को लगता नहीं कि ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना का, हाँ मतलब कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है जी। और अगर कोरोना लेट अस अज्यूम कि जैसे इस साल गया है खासतौर से डेल्टा वेव के बाद, अगर यही चीज रहती है तो सप्लाई चेन अब धीरे धीरे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो धीरे धीरे वापस नॉर्मलाइज हो रही है। तो उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में वो पूरे तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, मतलब महामारी काबू में रह सकती है, ग्लोबल सप्लाई चेन में राहत मिल सकती है। मेरी तेल की कीमतें वही है। तेल की कीमतें तो देखिए अब किसी के नहीं मालूम कि इसमें क्या होगा। अगर जैसे जियोपॉलिटिकल भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बाद भी तेल की कीमत बढ़ जाती है, पर मेरे को लगता है कि ये इसी के आसपास जितना भी है इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, हरवीर सर आप भी सहमत हैं? आपको लगता है कि 8 से 8.5% हम अगले फाइनेंशियल ईयर में हासिल कर सकते हैं और उसको लेकर एक रोड मैप आज बजट में भी दिखेगा? देखिए मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके सारे सेक्टर इकोनॉमी के धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं। अभी हम जहां इकोनॉमी हमारी पहुंची है, हम 2020 के स्तर पर तो पहुंच गए, तो बीच के 2 साल जो वर्स्ट थे वो चले गए और हमारा बेस कोई बहुत ऊंचा नहीं है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मल हो जाती है तो हम इसको अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि फाइनेंस मिनिस्टर का ये जो आज का बजट है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, फोकस उसके ऊपर हो। पॉलिटिकल तो रहेगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये देखना भी पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल गेन करने के लिए वो इकोनॉमी का नुकसान तो ना करें। इस पर ध्यान देना उनको जरूर पड़ेगा। आशीष जी, थोड़ी देर पहले योगेंद्र यादव साहब जुड़े थे जो कह रहे थे कि वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि 2022 में किसानों की आय दुगना करने का जो वादा उन्होंने किया था उस पर काम कितना हुआ है, उसको लेकर कोई विजन डॉक्यूमेंट जैसा कुछ पेश करना चाहिए, उनको आंकड़ों के साथ सामने आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है? क्या वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में बता सकती हैं कि किसानों की आय दुगना करने के लिए 2014 से 2022 तक क्या कुछ कदम उठाए हैं और उसका असर क्या पड़ा है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रोमिनेंट नारा था मोदी जी का। तो 2022 का समय भी आ गया है, तो ज़रूर सीतारमण जी कुछ ना कुछ इस पर टिप्पणी करेगी, मुझे ऐसी आशा है। पर आप यह भी आप जान सकते हैं कि महामारी का भी रोग 2 साल चला। 2015-16, 2014-15 में 2 सक्सेसिव ड्राउट्स हुए, तो काफ़ी मुश्किलें थी। पर मेरी आशा है कि सीतारमण जी कुछ नई इस पे टिप्पणी करेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वक्त बहुत कम बचा है, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 2 सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सर्विस सेक्टर को लेकर क्या और क्रिप्टो को लेकर भी लोगों के जहन में कुछ सवाल हैं। तुरंत हाजिर होते हैं। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है, 15 मिनट से कम का वक्त बचा है जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ेंगी लोकसभा में। और उससे पहले की लगातार जो अपडेट है वो न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था 2 सवाल अभी बचे हुए हैं। हरवीर सर, सर्विस सेक्टर को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है और जरूरी है करना लॉकडाउन और कोरोना के बाद? देखिए अनुराग, सर्विस सेक्टर आपका इकोनॉमी का 50% को पार कर गया है और इस सेक्टर से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि रोजगार के नए मौके सर्विस सेक्टर में ही मिलेंगे। लेकिन कोरोना में जो प्रभावित होने वाले सेक्टर थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला सेक्टर ये था। ये बात अलग है कि रास्ते ढूंढे गए, टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की वर्क फ्रॉम होम के चलते, उसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार बचा रहा।
लेकिन उसको मेरे ख्याल से सरकार एड्रेस करने की कोशिश करेगी कि सर्विस सेक्टर में पहले एक अच्छी खबर नहीं आई है सर सर्विस सेक्टर के लिए। हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, एटीएफ के दाम बढ़ गए। नहीं, बट हवाई यात्रा देखिए वो एक हिस्सा है, एक पहलू है। सर्विस सेक्टर का दायरा बहुत बड़ा हो गया, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। मनोज सर, दो चीजें और बची। क्रिप्टो का मैंने जिक्र किया था, हालांकि खबरें आ रही हैं कि क्रिप्टो को लेकर इस सेशन में कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन लोगों के जहन में उम्मीदें हैं, सवाल हैं कि क्या वित्त मंत्री क्रिप्टो को लेकर कुछ बोलेंगी? देखिए, जो भी अभी तक इंडिकेशन है या जो भी सरकार के स्टेटमेंट हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है। जब सरकार क्रिप्टो की बात करती है तो लीगल करेंसी जो स्टेट, जो सेंट्रल बैंक आरबीआई जो इशू करेगा, अगर आरबीआई क्रिप्टो की फॉर्म में रुपए को इशू करता है तो वो लीगलाइज होगी। जो एग्जिस्टिंग जितनी भी करेंसीज हैं जो कि किसी सरकार ने कहीं इशू नहीं करी, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। मैं इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर, मेरे दिमाग में इस बात के लिए बिल्कुल क्लैरिटी है, और जो भी गवर्नमेंट का आज की डेट तक जो इंडिकेशन आया है वो इसी डायरेक्शन में है। एक चीज और स्टॉक मार्केट से जुड़ी है। कल हमने देखा, सरकार ने बताया कि देखिए आईपीओ से ही 90,000 करोड़ के आसपास रकम जुटाई गई है, सेंसेक्स में उछाल है, सरकार उसको एड्रेस कर रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है। क्या ये बजट प्रो स्टॉक मार्केट हो सकता है, प्रो शेयर मार्केट हो सकता है? इसकी कोई संभावना आपको नजर आती है? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि प्रो स्टॉक मार्केट होने के लिए गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और रिफॉर्म्स जब भी होते हैं तो शॉर्ट टर्म में वो बड़े दुखदाई होते हैं, चाहे वो जीएसटी हो या चाहे कोई और हो। और ख़ासतौर से फार्म लॉस जिस तरीके से वापस लिए, जो कि एक रिफॉर्म जो कि स्टॉक मार्केट की निगाह में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये बजट बिल्कुल ही पॉलिटिकल बजट होगा, पॉलिटिक्स, और इसमें बड़े रिफॉर्म्स कोई नहीं होंगे जो कि जिसे कि स्टॉक मार्केट पसंद करता है। हरवीर सर, पिछला बजट लगभग 34.5 लाख करोड़ का था। इस बार बजट की वॉल्यूम बढ़ेगी, आपको ऐसा लगता है? और उसमें जो खर्चा है, सरकारी खर्चा, वो बढ़ेगा जैसा आप एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं? और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके? जैसे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर वाले लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स बने ताकि वो कुछ बेहतर कर सकें। देखिए, हेल्थ एक तरीके का प्राइम सेक्टर है। जो जिस तरह का पेंडेमिक दुनिया ने और देश ने झेला है, उसमें ये सरकार जरूर चाहेगी कि हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, उसको कुछ ना कुछ अट्रैक्शन मिले। लेकिन जैसे आपने कहा, बजट का साइज तो बड़ा होना ही है, सरकार का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से जीएसटी के आंकड़े आ रहे हैं, और सरकार को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 मद ऐसी हैं, फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी, वो आपका जो 34.5 लाख करोड़ का बजट है उसका 15% को पार करने वाली है। अभी आपका जो रिवाइज एस्टिमेट आएगा, तो उसमें फिर सरकार किस तरीके से बैलेंस करेगी, क्या ये सब्सिडीज बढ़ाएगी या प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बचाएगी, ये चैलेंज, इसका संतुलन बनाने का चैलेंज ये फाइनेंस मिनिस्टर के सामने है। ठीक है आशीष जी, सब्सिडी को लेकर, खासकर फूड सब्सिडी को लेकर आपकी क्या कुछ उम्मीद है? वेलफेयर स्टेट है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए सरकारों को करना चाहिए, हर किसी की उम्मीद रहती है। हाँ, डेफिनेटली फर्टिलाइजर के दाम अभी आप देखें पिछले 2 सालों में काफ़ी बड़े हैं, और ये डायरेक्ट इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स के लिए। तो डेफिनेटली सीतारामन जी को देखना चाहिए कि ये कैसे इसका खर्चा कम हो सके किसानों के लिए, और ओवरऑल कॉस्ट उनका प्रोडक्शन कम हो सके। तो मेरी आशा है कि सीतारामन जी इसको देख के इसके ऊपर ज़रूर कुछ करेंगे। हरवीर सर, क्या कुछ हो सकता है? कल प्रोफेसर अरुण कुमार भी इस पर चिंता जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, जो एग्रीकल्चर की इनपुट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ चुकी है, उसको एड्रेस करना जरूरी है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, उस पर चिंता वो भी जाहिर कर रहे थे। अनुराग, इनपुट के मामले में एग्रीकल्चर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है पिछला 1.5-2 साल, और उसमें खास तौर से फर्टिलाइजर के मामले में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो फर्टिलाइजर प्राइसेस हैं, वो रॉ मटेरियल हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, उनके दाम 2 से 2.5 गुना तक बढ़े हैं। और सरकार को बीच में पिछले साल एक बार जून में और फिर अक्टूबर में सब्सिडी बढ़ानी पड़ी, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि आज यूरिया इंटरनेशनल मार्केट में आपका $1,000 को पार कर गया, यानी आपका 75,000 रुपये का टन पड़ रहा है, और हम बेच रहे हैं 6,000 साढ़े 6,000 रुपया। तो सवाल है कि ये सब्सिडी को कैसे बैलेंस करेगी, और ये इनपुट कॉस्ट, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई डिकंट्रोल फर्टिलाइजर पे, उसके बावजूद फर्टिलाइजर के दाम बढ़े, खासतौर से कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के। तो किसान के लिए इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। अब ये रैशनलाइज करने के चक्कर में अगर सरकार फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम करती है तो फिर दाम बढ़ेंगे। तो ये जो
जो जिसपे हम लोग लगातार बात भी कर रहे हैं कि किसान की आमदनी 2 गुना होने का 2 ही उपाय हैं, या तो आप दाम बढ़ा दो या उसका खर्चा कम कर दो। ठीक है। और दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा, उसका इनपुट कॉस्ट कम करनी है और उसके लिए आमदनी बढ़ानी है। भारतीय अर्थव्यवस्था डिमांड ड्रिवन है, गांव कस्बा आधारित है, ऐसा लगातार कहा जाता है। वो तभी होगा जब किसान के पास, गांव में रहने वाले लोगों के पास पैसा पहुंचे। कैसे मुमकिन हो पाएगा सर ये आपके मुताबिक, तब जबकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है? ये देखिए ये तो एक पहलू है ही। कहने का मतलब ये है बेसिकली कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी आमदनी इस कोरोना काल में आधी हो गई है, जो बॉटम के 20% लोग हैं, उनकी आमदनी बढ़े, है ना, तभी तो डिमांड क्रिएट होगी। बिल्कुल। और वो आमदनी तभी बढ़ेगी कि जब उस तबके के लोगों के पास जॉब हो। और एग्रीकल्चर की जो बेसिक समस्या है कि एग्रीकल्चर में अभी भी जितने लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, वो लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकलें और गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में खर्च करे जहाँ की अभी खर्च करे, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जहाँ की नौकरी की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बिल्कुल, जहाँ की नौकरी का स्कोप पैसा आम आदमी के पास पहुंचे, गरीब के पास पहुंचे, ये प्राथमिकता वित्त मंत्री की रहनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, कुछ ही मिनट बचे हैं, बड़ी कवरेज जारी है, तुरंत हाजिर होते हैं।